नमस्कार, गुरुस्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी, आज जो हमारी चर्चा होगी वह एक नए टॉपिक पर, मगध का उत्कर्ष या मगध का साम्राज्यवाद। इसके पहले जो भी मेरी क्लास गई हैं महाजनपद काल से, वह 16 महाजनपद और उसके साथ 10 गणराज की क्लास आप लोगों तक पहुंची है। आज से मैं मगध के उत्कर्ष को पढ़ा रही हूं। आप लोगों के पास यह वीडियो जाएगी, ठीक? तो आगे चर्चा हम करते हैं। अब तो जो देखिए, मगध 16 महाजनपदों को समय के साथ जीतते, उस पर हराते, मतलब कि आक्रमण करके या जिस भी तरीके से वैवाहिक संबंध के द्वारा मगध का जो भी शासक रहा, वह अपने साम्राज्य विस्तार किस तरीके से करता है, या इसके मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या रहे, इन पर हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ के राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे, बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में, ठीक? फिर उसके बाद यहीं पर नागवंश भी आएगा। नागवंश के बाद नंदवंश, जो भी कुछ है, हम मगध के उत्कर्ष में जो भी राजा उस समय महाजनपद काल यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो भी राजा हुए, उन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और आप लोग मेरे साथ पढ़िए, ठीक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मगध की सफलता के कारण पर चर्चा करेंगे, ठीक? ये देखिए, ये जो मगध का उत्कर्ष है ना, यह भी महाजनपद काल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक? महाजनपद काल कहिए या 6ठी सदी ईसा पूर्व कहिए, एक, ठीक? तो देखिए, मैं क्या है कुछ चीज़ों को बता रही हूँ, थोड़ा सा पहले समझिए, उसके बाद आप पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक? या स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय दूंगी, खींच लिया करिए। मगध की सफलता के कारण, मगध की सफलता के कारण की बात करेंगे, ठीक? मगध की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था अनुकूल भौगोलिक स्थिति, ठीक? वहाँ का जो भी इलाका था, जो भी क्षेत्र था, वह मैदानी था, ठीक? अगर मैं मगध की बात करूं तो आज का वर्तमान मध्य बिहार का क्षेत्र मगध के तौर पे जाना जाता है, ठीक? अब मगध की सफलता के कारण में हम पहले कारण पे देखेंगे अनुकूल भौगोलिक स्थिति, ठीक? ये देखिए, उस समय क्या आज भी मगध क्या था? मैदानी भाग था भाई, ठीक? मैदानी भाग है। अगर हम इस समय की बात करें तो जो मगध है, वर्तमान मध्य बिहार का क्षेत्र मगध के तौर पर जाना जाता है।
ठीक। अब अनुकूल भौगोलिक स्थिति में एक मैदानी भाग है तो उपजाऊ योग्य, कृषि योग्य भूमि अच्छी मिली। यहाँ पर उपजाऊ भूमि क्षेत्र था। मैदानी भाग है, क्या है भाई, उपजाऊ भूमि क्षेत्र, ठीक। उपजाऊ भूमि क्षेत्र था। जब उपजाऊ भूमि होगी तो कृषि का पर्याप्त, कृषि, कुछ बातें देखिए, कुछ बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब हमारी महाजनपद काल की पहली वाली क्लास थी, उसमें मैंने बहुत सारी बातें भूमिका के तौर पे पढ़ाई थी। तो उनमें से भी कुछ बातें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे, ठीक। तो समझिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ और लाइन आप लिखेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, अनुकूल मगध की सफलता के कारण अनुकूल भौगोलिक स्थिति, यह एक कारण था। मैदानी भाग था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान मध्य बिहार का क्षेत्र मगध के तौर पे जाना जाता है। उपजाऊ भूमि क्षेत्र था, भूमि यानी जमीन वाली बात है, ठीक। कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ। कृषि का, उपजाऊ भूमि है तो कृषि का पर्याप्त विस्तार हो रहा है, विस्तार हुआ। अब ये देखिए, उस समय अगर हम थोड़ा सा फिर से समझिए, ये जो बिहार का, मध्य बिहार का है, मगध के क्षेत्र पे जाना जाता है। लेकिन उस समय मगध में का जो है बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो झारखंड वाला भी इलाका, जो दक्षिणी इस समय बिहार है, दक्षिण बिहार में ही शायद दक्षिण वाले साइड में झारखंड आता है ना। तो झारखंड के रूप में एक बड़ा क्षेत्र था। आपको पता है कि वहाँ पर खनिज वगैरह मिले हैं। जब झारखंड अलग हो गया है, और पूर्वी बिहार की बात करें तो पश्चिम बंगाल का कुछ भाग और कुछ भाग बांग्लादेश का भी, ये सारे के सारे उस समय मगध वाले इलाके में थे, ठीक। यह बात समझ रहे हैं आप। तो ये एक में एक नंबर है, ठीक। उपजाऊ भूमि क्षेत्र था, कृषि का पर्याप्त विस्तार हुआ, ठीक। अब उपयोगी वन क्षेत्र, अब यहाँ पर मैदानी भाग है तो उपयोगी वन क्षेत्र भी थे। उपयोगी वन क्षेत्र है, यहाँ पर क्षेत्र है। अब ये जो वन है, अब वन में क्या मिले, लकड़ी और जंगली पशु। उपयोगी वन क्षेत्र है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिली। भाई उस समय देखिए लकड़ी वगैरह के भी महल वहल बने थे काट के, ठीक। और ये जो जंगली जो पशु है, इसी जंगली पशु में एक पशु है हाथी। जंगल से हाथी खूब सारे पकड़ा गया, ठीक। ये जो हाथी है, हाथी थे कहाँ पे, जंगल में थे। और मगध वह पहला राज्य था जिसने युद्ध में वनों से प्राप्त हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। यहाँ पर लिख रही हूँ, मगध वह पहला राज्य था जिसने युद्ध में वनों से प्राप्त
हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रयोग किया था। यहाँ देखिए लिखा है कि मगध हुआ, ये जंगली हाथी के बारे में लिखा है कि जंगल में पशु थे, उसमें एक पशु हाथी था और मगध वह पहला राज्य था जिसने युद्ध में वनों से प्राप्त हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। यही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक, अब तीसरे की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, लौह खनिज आदि संसाधनों का पाया जाना। लौह खनिज संसाधनों का पाया जाना, यह भी एक मगध को मजबूती देने का काम किया। अब लौह खनिज यहाँ मिल रहा है तो लोहे से युद्ध के लिए शस्त्र बने, कृषि कार्य के लिए औजार बने। अब यहाँ लोहे मिल रहा है तो लोहे से युद्ध के लिए शस्त्र बने, कृषि कार्य के लिए औजार बने, औजार बने। इतना समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है कि नहीं? फिर से बता दूं? चलिए एक बार फिर से बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए, मैं मगध की सफलता का कारण पढ़ा रही हूँ, मगध के उत्कर्ष में। ठीक, मगध की सफलता का जो पहला कारण है अनुकूल भौगोलिक स्थिति था। ठीक, ऐसा करिए कि इसे 1 2 नगर, इसे सीधे 2 डाल दीजिए, इसे 3 और इसे 4, इस तरीके से। ठीक, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, मैदानी भाग था वहाँ। वर्तमान मध्य बिहार का जो क्षेत्र है वह मगध के तौर पे जाना जाता है। उपजाऊ भूमि क्षेत्र था वहाँ पर, उपजाऊ भूमि है तो कृषि पर्याप्त मात्रा में हुआ। वहाँ पर मैदानी भाग है तो उपयोगी वन हुए और वनों में बड़े मात्रा में हाथी पाए गए और हाथियों का प्रयोग युद्ध के लिए किया गया। मगध वह पहला राज्य था जिसने हाथियों का बड़े पैमाने पर युद्ध में प्रयोग किया था। ठीक, उसके बाद खनिज, लौह खनिज संसाधनों का पाया जाना। लोहे, जब लोहा मिला तो युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र बने और कृषि कार्य के लिए औजार बनाए गए। जब औजार अच्छे रहेंगे तो कृषि तो होना है, अच्छी बात है ना। ठीक, अब जब कृषि कार्य हो रहा है, अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातें जो मैं पहले बता चुकी हूँ उन पर, अब यहाँ पर देखिए एक लाइन से देखिए। ठीक, अब यहाँ पर जब कृषि हो रहा है, कृषि कार्य, अब कृषि कार्य हुआ तो कृषि क्या हो गया भाई, कृषि ज़्यादा हो रहा है इनके खाने पीने से। ठीक, तो क्या हुआ, कृषि अधिशेष की स्थिति में आ गई। अधिशेष, भाई मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हमें लिखिएगा, मैं फिर समझाऊंगी। ठीक, कृषि अधिशेष हुआ। अब जब अधिशेष हुआ तो इसको क्या किए, इसको व्यापार कर रहे हैं, व्यापार। अब ठीक, जब व्यापार हुआ तो क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य को बल मिला। ठीक, अब व्यापार वाणिज्य को बल मिला यानी वृद्धि हुआ, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो रहा है। अब जब व्यापार हो रहा है तो कैसे, किस रूप में, उसका विनिमय के रूप में नहीं हो रहा, वो कैसे हो रहा है, मुद्रा के रूप में। मुद्रा के रूप में, जब मुद्रा के रूप में हो रहा है तो राजा के पास भी
कर आया। कर कैसे आया? पैसे। कर कैसे आया? पैसे के रूप में आया, पैसे के रूप में। ठीक। जब राजा के पास पैसे के रूप में किसके पास आ रहा है? राजा के पास आ रहा है, राजा के पास आया। अब राजा क्या करता है? राजा वेतन भोगी सैनिकों की नियुक्ति करता है। ठीक, ये गलत लिखा, नियुक्ति, हम काहे गलत लेनी। ठीक, नियुक्ति करता है। ठीक, राजा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है तो इनका कुछ तो लेखा जोखा रखेंगे भाई। यहाँ अब मुद्रा आ रहा है, यहाँ व्यापार हो रहा है और राजा वेतनभोगी सैनिकों की नियुक्ति कर रहा है, तो इनका कहीं तो कुछ लिखने का काम करेंगे कि भाई कौन सैनिक है, कौन नहीं है, कहाँ व्यापार हुआ, कितना पैसा आया। तो ये सारी जब बातें होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है? लेखन कला का जन्म हो रहा है। और जब लेखन कला आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहीं से इतिहास भी हमें लिखने वाला मिल जाता है। इसके पहले हमें इतिहास की जानकारी लिखित नहीं मिली है। ठीक, लेखन कला का जन्म होता है। अब ये जब सारे काम हो रहे हैं तो व्यापार हो रहा है तो कुछ तो बाजार भी तो बनेगा, बाजार बनेगा, मकान बनेगा, ये सारे। अब राजा है तो महल वगैरह भी बने। ठीक, अब जब ये सारे काम हो रहे हैं तो फिर नगर, व्यापार कहाँ होंगे भाई? बाजार वगैरह में। फिर क्या हो गया? नगर बन गया, नगर। ठीक, अब जब नगर हो गया तो यही द्वितीय नगरीकरण, यही द्वितीय नगरीकरण हुआ। ठीक, पहला नगरीकरण कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, और लेखन कला का ज्ञान भी हड़प्पा सभ्यता में था। यहाँ पर पुनः लेखन कला का ज्ञान हो रहा है, मतलब दोबारा हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला है लेकिन वह पढ़ी नहीं जा सकी, वह अपठनीय है। लेकिन यहाँ का जो लेखन कला है, जो भी कुछ है, वह पढ़ी जा सकती है। ठीक, तो यहीं से ऐतिहासिक का, यही लेखन कला जब होता है तो कहाँ से? ऐतिहासिक काल शुरू होता है। ठीक, यह तो रही आपकी। ठीक है ना? इतना समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया इतना? नहीं आएगा समझ में तो बताइए, मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक, सच कहें बेटा ना तो थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहुत देर हो जाएगी क्लास जाने में और फिर कई दिन हो जाता है तो बार बार अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए मैंने आपको रोका भी था कि रुक जाइए तो क्लास हो जाए। अब वो आवाज़ में भी वो दम नहीं हो पा रही है। ठीक, चलिए हम 5वें नंबर की बात करते हैं। ठीक, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की आरंभिक
आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या राजगृह, ठीक। ये जो गिरिब्रज है या राजगृह, यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। यह फिर से सुनिए, मगध की आरंभिक राजधानी जो थी गिरिब्रज, वह लिख दे, 5 पहाड़ियों से घिरी थी, ठीक। तो वहीं मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। ये लिखिए, ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो वहीं बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, बाद में जो राजधानी क्या बनी थी? पाटलिपुत्र थी। यह पाटलिपुत्र कैसे घिरा था? 3 नदियों से घिरा, 3 नदियों से घिरा था, 3 नदियों से घिरी थी। अब ये 3 नदियां थी कौन? गंगा, गंडक, सोन, ठीक। अर्थात दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो वहीं बाद की राजधानी पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरी थी। अब नदी कौन सी थी? गंगा, गंडक, सोन नदी से घिरा था। अर्थात दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। यहाँ पर योग्य राजाओं की, यहाँ पर मतलब मगध में योग्य राजाओं की श्रृंखला भी देखने को मिलती है। इसलिए यह अपने क्षेत्र विस्तार में सफल हुई। जो राजा हुए वह महत्वाकांक्षी थे। 5 नंबर, ये 6 नंबर के। मगध में योग्य राजाओं की, मगध में योग्य तथा महत्वाकांक्षी, मगध में योग्य तथा महत्वाकांक्षी राजाओं की श्रृंखला देखने को मिलती है। श्रृंखला देखने को मिलती है। अब ये श्रृंखला में कौन है? बिंबिसार, ठीक। अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद शिशुनाग,
नाग, शिशुनाग, काला शोक, शिशुनाग के बाद काला शोक, काला शोक के बाद महापद्म नंद, है ना, घना नंद आदि। अब यही मगध पर ही मौर्य वंश भी था। अभी यहाँ पर हम सिर्फ छठी शताब्दी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ आदि कर दिए हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक, अर्थात बिंबिसार से लेकर अर्थात बिंबिसार से लेकर अशोक तक, बिंबिसार से लेकर अशोक, अशोक कौन था? मौर्य राजा था। अशोक तक महत्वाकांक्षी राजा मिले। किसे मिले? मगध को मिले मगध को। जब इतने सारे, ठीक, अब इसे जरा स्क्रीनशॉट खींचिए तो हम कुछ आगे पढ़ते हैं। हो गया होगा? यह लाइन लिखने के बजाय मैं इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक, लाइन लिखने के बजाय मैं इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा अलग तरीके से समझ में आए। लाइन क्या होता है ना कि आप आराम से लिख लेंगे, खुश हो जाएंगे और उसे रटेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। आगे जो भी बातें होंगी वह मैं लिखवा दूँगी, रटिए, यहाँ पर ज़रूरी था समझाना। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए यहाँ की बातें। ठीक, अब 6 नंबर था, अब 7 नंबर। ठीक, इस पॉइंट में मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मगध के उत्कर्ष में क्या क्या कारण रहे होंगे कि मगध इतना बड़ा था 16 महाजनपदों में जो शक्तिशाली था। ठीक, आपने देखा जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो मगध, उत्तर वैदिक काल क्या, वैदिक काल जब हमने पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि जब आर्य आए हुए थे तो आर्य, जब मैंने वैदिक काल पढ़ाया था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आर्य यहाँ आए तो यहाँ पर संघर्ष की स्थिति थी। जीतते हारते, वैवाहिक संबंध बनाते, सब कुछ वो जीतते उत्तर भारत तरफ उधर जाते हैं। वो कहाँ तक जाते हैं? गंडक नदी तक जाते हैं, वही उनकी सीमा थी, वह उसके आगे नहीं जा पाते हैं। अब बाकी जगहों में तो आर्यों से संघर्ष होता है, तो कुछ न कुछ एक कमज़ोर कड़ी रहती है बाकी जगहों में जो भी महाजनपद अपने विकास किए। लेकिन जो मगध महाजनपद है वह बिहार में था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। इस वजह से मगध की शक्ति किसी प्रकार से क्षीण नहीं हुई थी, किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। उनके पास जो भी अपने संसाधन थे वो सारे के सारे उसका उपयोग करते हुए अपनी शक्ति को आगे बढ़ाता जा रहा था। ठीक, तो थोड़ा अब हम इसी चीज़ को मैं बताती हूँ। उत्तर वैदिक काल तक मगध, उत्तर वैदिक काल तक मगध ब्राह्मणवादी सामाजिक धार्मिक रूढ़िवादी प्रथाओं
से मुक्त था। यह एक बहुत बड़ा कारण था उनके, क्योंकि उनके यहाँ जो एक सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा बंटवारा या ये वो चीज़ें नहीं हुई थी जो बाकी जगह हुआ। ठीक, अर्थात मगध का समाज अर्थात मगध का समाज परंपरावादी, मगध का समाज परंपरावादी या रूढ़िवादी वाला नहीं था। ठीक, समाज में खुलापन था, समाज में एक खुलापन था, समाज में एक खुलापन था, समाज में एक खुलापन था। खुलापन होने के कारण विकास हुआ। खुलापन होने के कारण विकास हुआ मगध का। ठीक, अब विकास कैसे हो रहा है भाई? बिंबिसार से लेके अशोक तक महत्वाकांक्षी राजा मिले। विकास कैसे हो रहा है? विकास किस रूप में? यहाँ पर राजा भी तो अच्छे हुए, वही लाइन फिर वापस बिंबिसार से लेकर अशोक तक। अशोक तक मगध को योग्य राजा मिले। ठीक, जब राजा योग्य होगा, देखिए, चाहे वह एक ही राजधानी पे एक ही वंश के राजा आए या एक ही वंश से कई राजा होते हैं, तो वह शासन, वह साम्राज्य अच्छा चलता है। अगर नहीं समझ में आए तो ये समझिए कि कोई भी साम्राज्य वंशानुगत तभी तक रहता है जब तक उस साम्राज्य को योग्य उत्तराधिकारी मिलते रहते हैं। अर्थात अगर एक राजा बनता है तो उसका लड़का भी योग्य होना चाहिए, तब तो वह अच्छा राजा बनेगा। उसके बाद उसका लड़का जब राजा बन गया तो उसका लड़का होता है, वह भी योग्य होना चाहिए, उसके अंदर भी सभी गुण वह मौजूद होने चाहिए जो एक राजा बनने के लिए जरूरी होता है, तब तो वंशानुगत चलता है। अर्थात नहीं तो वह पतन के कगार पे धीरे धीरे शुरू होता है। और वह देखा गया है इतिहास में कि उस साम्राज्य का, उस राजा का कोई सेनापति या कोई मंत्री ही एक नए वंश का स्थापना करता है। इस तरीके की बातें हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो कुछ भी मगध की मजबूती का कारण था ना, वह बाकी महाजनपदों में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आर्यों से संघर्ष लगातार होता रहा, आपस में देसी लोग भी संघर्ष करते रहे, लेकिन यहाँ पर वो वाली स्थिति थोड़ी कम थी या नहीं के बराबर थी। इनके पास लौह खाने मिली, संसाधन मिले, हाथियाँ बड़ी मात्रा में मिली। जो कुछ भी मगध की मजबूती रही, वहीं अन्य महाजनपदों
अन्य महाजनपदों की कमियां रहीं। यही कारण है कि मगध साम्राज्यवाद के दौड़ में मगध सर्वाधिक सफल हुआ, जिससे भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिली। यह बात इतना समझ में आई बेटा आपको? फिर से देखिए, उत्तर वैदिक काल तक मगध ब्राह्मणवादी, सामाजिक, धार्मिक, रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्त था। अर्थात मगध का समाज परंपरावादी, रूढ़िवादी वाला नहीं था। वहाँ समाज में एक खुलापन था, सबको आज़ादी थी, नए नए विचारों को ग्रहण करते थे, नए नए चीज़ें अपनाते थे। ठीक, और इस खुलेपन के कारण मगध का विकास भी होता है। बिंबिसार से लेकर अशोक तक मगध को योग्य राजाओं की श्रृंखला मिलती है। जो कुछ भी मगध की मजबूती रही, वहीं अन्य महाजनपदों की कमियां रहीं। यही कारण है कि मगध साम्राज्यवाद के दौड़ में मगध सर्वाधिक सफल हुआ, जिससे भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिली। किसे सफलता मिली? मगध को मिली। ठीक, अब हम आगे चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के राजाओं की विवरण पर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? समझ में आ रहा है? आप सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक, आप सिर्फ सुनते ही रहिए। लिखने वाला चीज़ ले लीजिएगा, मेरे से लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि समझना ज़रूरी है। मगध साम्राज्य के राजाओं का विवरण है। अब हम कुछ राजा जो भी है, अब हम बिंबिसार से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? पहले मगध साम्राज्य के राजाओं का विवरण। ठीक, देखिए मगध में जो राजा हुए, पहला राजा तो आप लोगों को पता है कि बिंबिसार है। फिर भी
जो ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, पुराण हो चाहे बौद्ध धर्म के ग्रंथ हों चाहे जैन धर्म के ग्रंथ हों, ये कुछ न कुछ अपनी अपनी बातें कहते हैं कि मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था। ठीक, तो उसी कड़ी में हम आगे आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कौन था। एक मिनट। पुराणों के अनुसार, आप लिखते भी रहेंगे ना मेरे साथ, ठीक। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पुराण क्या कहता है, ठीक, पुराण क्या कहता है देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला, मगध पर शासन करने वाला पहला राजा कौन था, पहला वंश कौन था पहला वंश बृहद्रथ वंश था। यही इसका संस्थापक था। इस वंश का संस्थापक ये बृहद्रथ वंश था। ये कौन कह रहा है? पुराण कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाला पहला जो शासक था वह बृहद्रथ था और बृहद्रथ ही इस वंश का संस्थापक है। इस वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, इसी बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध था, जिसने गिरिब्रज या राजगृह को मगध की प्रथम राजधानी बनाया था। सुनिए, मगध साम्राज्य के राजाओं का जो विवरण हम देख रहे हैं, इसमें पुराण अपनी बात कहता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था। इसी का पुत्र जरासंध था, जरासंध ने गिरिब्रज को मगध की प्रथम राजधानी बनाया था। ठीक, लेकिन बौद्ध ग्रंथ ऐसा नहीं मानता है। तत्कालीन विभिन्न साहित्यिक स्रोतों की समीक्षा करने के बाद कालीन सही लिखा है भाई, तत्त इधर से रहेगा ना, कालीन। तत्कालीन विभिन्न साहित्यिक स्रोतों की समीक्षा करने के बाद प्रमाणित
रूप से, बौद्ध ग्रंथों से, प्रमाणित रूप से बौद्ध ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि मगध का पहला राजा, राजा नहीं, राजवंश, मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था। इस हर्यक वंश को पितृहंता भी कहते हैं, पितृहंता, ठीक, पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक। हर्यक, मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। हो गया, इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। देखिए, पुराण यह बात नहीं मानता। पुराण कहता है कि बृहद्रथ वंश पहला राजा था मगध का, और जिसका पुत्र जरासंध था। इसी ने मगध को प्रथम राजधानी बनाया था। तत्कालीन विभिन्न साहित्यिक स्रोतों की समीक्षा करने के बाद, जो बहुत सारे उस समय के जो भी साहित्यिक स्रोत थे, उनसे जब समीक्षा किया गया तो प्रमाणित हुआ कि बौद्ध ग्रंथ से स्पष्ट रूप से जानकारी मिलता है कि मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार पहला राजा था मगध का। स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया। अब हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार, मगध का जो पहला राजा था बिंबिसार। यहाँ पे हम हेडलाइन लिख डालिए, बिंबिसार, ठीक। बिंबिसार का समय काल क्या था? 544 से 492 ईसा पूर्व तक का समय था, ठीक। अब हम बिंबिसार के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था। बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था। इसे क्षेत्रोदजस भी नाम है, ठीक। बिंबिसार के पिता का नाम, यहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ, आगे तक आऊँगी, ठीक। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? बोधिस था। बोधिस, इनको क्षेत्रोजस भी कहते हैं, क्षेत्रोजस, बोधिस था। बिंबिसार के पिता का नाम
बोधिस था, जिसने 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की आयु में इसका मतलब बिम्बिसार का, इसका राज्याभिषेक कराया था। ठीक, बिम्बिसार के पिता का नाम बोधिस था, बोधिस को क्षत्रोजस भी कहते हैं। ठीक, जिसने 15 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक कराया था। इसका किसके लिए? बिम्बिसार के लिए। बिम्बिसार को सेनीय, मैं लाइन में नहीं लिख रही हूँ, इसी तरीके से लिख रही हूँ, आप लोगों को लाइन में लिख लेना है। ठीक, बिम्बिसार को सेनीय या श्रेणिक कहा जाता है क्योंकि इसने ही भारतीय इतिहास में पहली बार राजकोष से वेतन देकर बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती किया था। बड़ी मात्रा में सैनिकों की भर्ती किया था। किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर मगध साम्राज्यवाद का आरंभ किया। मगध साम्राज्यवाद का आरंभ किया था, जो कि अशोक के कलिंग विजय तक चलता रहा। बिम्बिसार मगध साम्राज्य का पहला राजा था, जिसने राजकोष से वेतन देकर बड़ी मात्रा में सैनिकों का भर्ती किया था। बिम्बिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर मगध साम्राज्यवाद का आरंभ किया था। अंग को हराया और अपने साम्राज्य मगध में मिला लिया और साम्राज्यवाद का शुरुआत किया। और धीरे धीरे मगध के सभी राजाओं ने साम्राज्यवाद की काम किया। आखिरी में अशोक कलिंग को जीत करके करता है, उसके बाद तो स्थितियां बदल जाती हैं, सब चीज़ें अलग हो जाते हैं। ठीक, बिम्बिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा बनाया था। वैसे उपराजा वह चंपा का था। ठीक,
अजात शत्रु भी चंपा का उपराजा था। अंग की राजधानी चंपा का उपराजा बनाया था। ठीक, तो अगर परीक्षा में आपको यह पूछ दे कि हर्यक वंश का कौन से दो राजा हैं जो अंग का उपराजा थे या चंपा के, क्योंकि अंग की राजधानी चंपा थी, तो ठीक, तो उसमें दो नाम आएंगे आपके, एक अजातशत्रु और अजातशत्रु का जो लड़का होता है उदयन, वह भी अंग था उपराजा। ठीक, बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को चंपा यानी इधर अंग लिख दीजिए, अंग का उपराजा बनाया था। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिंबिसार ने कई सारे वैवाहिक संबंध बनाए थे। बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। अब सोचिए, जिसकी 500 पत्नियां थी, अगर एक पत्नी से एक भी पुत्र हुआ, पुत्री की तो बात छोड़ ही दीजिए, समाज में पुत्रियों का कहाँ अधिकार था, तो क्या होगा। बिंबिसार ने 500 विवाह किया था। अगर जिसकी भी, बिंबिसार की अगर 500 पत्नियां हैं, तो वो एक पत्नी से अगर एक भी पुत्र हुआ तो सोचिए कितना बड़ा युद्ध होगा राजा बनने के लिए। जब घर वाली युद्ध होता है तो इसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं ना, गृह क्लेश युद्ध। अरे पूछिए मत, आजकल तो मेरे घर में भी युद्ध होते हैं बहुत। आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई है, स्कूल तो खुलता नहीं, तो घर में बच्चे रहते हैं, तो बच्चे लड़ते क्यों हैं आपस में, क्या है क्यों लड़ते हैं। ये सोचो कि रोज़ दिन में 2 बार वर्ल्ड वार तो हो ही जाता है बच्चों के बीच में। और वर्ल्ड वार के कारण क्या होते हैं, मोबाइल और रिमोट टीवी देखने का, इसके लिए झगड़े हो जाते हैं। और मैं तो समझा समझा के थक जाती हूँ। भाई ये जो बात बता दिया ना, अपने घर की बात बताइए, आप उसमें कहानी मत लिखिएगा, ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी मगध को सुरक्षा तथा मजबूती देने का कार्य किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां
पत्नियां या रानियां, रानियां थीं, जिसमें 3 विवाह सर्वाधिक प्रमुख हैं। इस 500 पत्नियां तो हैं, लेकिन बिंबिसार के 3 विवाह सर्वाधिक प्रमुख हैं, जिसमें 3 विवाह सर्वाधिक प्रमुख हैं। ये कौन से हैं? यहाँ देखते हैं। पहले नंबर पे जो विवाह हुआ था कौशल की राजकुमारी महाकोशला से। एक बार हमने कहानी भी बताई थी आपको। पहला जो बिंबिसार का जो एक है प्रमुख विवाह में कौशल की राजकुमारी महाकोशला देवी, इसे आप चाहे तो हेडलाइन में लिख दीजिए, कौशल की राजकुमारी महाकोशला देवी से हुआ था। इस विवाह से, ठीक, इस विवाह से बिंबिसार को 1 लाख मुद्रा वार्षिक आय वाला काशी का क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। ठीक, थोड़ा इसे समझते हैं। बिंबिसार की शादी विवाह महाकोशला यानी कौशल की राजकुमारी से हुआ था, और विवाह में काशी जो बनारस है आज, वह क्षेत्र उनको दहेज में मिला था। इसी कारण जब अजातशत्रु ने राजा बनने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दिया, तो कौशल का राजा अपनी काशी को लेता है, युद्ध होता है इसी चीज़ के लिए। ठीक, और काशी कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत था ना। जब देखता है प्रसेनजीत कि मैं हार जाऊंगा, बिंबिसार अजातशत्रु ही जीतेगा, तो वह समझौता कर देता है। हार जाऊंगा, वो हार ही चुका था प्रसेनजीत, तो उसने समझौता करते हुए अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से कर देता। ठीक है, लो तुम काशी अपने पास रखो और मेरी पुत्री भी। अब दूसरी विवाह, एक विवाह हो गया जो 3 प्रमुख विवाह थे बिंबिसार के, और जो दूसरा विवाह था लिच्छवी गणराज्य के राजा, लिच्छवी इधर से छोटी, लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री से। इसे आप ऐसे हेडलाइन में ही लिखेंगे। ठीक, ये 3 विवाह प्रमुख है ना, इस वजह से चेटक की पुत्री से। अब ये चेटक की पुत्री कौन थी? चेटक की पुत्री यहाँ नहीं, यहाँ चेटक की पुत्री चेल्हना से। ठीक, ये आपका हो गया यह तीसरा 2 नंबर का विवाह। ठीक, जब अच्छा इसके बारे में थोड़ा, ये जो चेल्हना है बिंबिसार की जो दूसरी प्रमुख पत्नी है चेल्हना, जब बिंबिसार को मारने के पहले अजातशत्रु उसे कैद करके भी जेल में रखता है, तो यही चेल्हना नाम की पत्नी बिंबिसार के लिए जेल में खाना लेके जाती है। जेल मतलब कारागार में
उनके लिए भोजन लेके जाते उनका। फिर बाद में वो जेल में ही मार देता है अजातशत्रु। ठीक, तो आप चाहे तो लिख लीजिए, चेल्हना ही बिंबिसार को कारागार में, नहीं ऐसे मत लिखिए, लिखिए जब अजातशत्रु ने, चेल्हना के लिए लिखिए, जब अजातशत्रु ने, लिखे देती हूँ, जब अजातशत्रु ने कारागार में, जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागार में डाला था, तब चेल्हना ही बिंबिसार को खाना यानी भोजन, खाना देती थी। यही खाना देने जाती थी, खाना ले जाती थी, देती थी नहीं, ले जाती थी। क्या पता यह भी कभी पूछ दे आप लोगों से, तो यह रहेगा। ठीक, अब तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए तुरंत। हो गया। तीसरी, भद्र क्षेत्र। तीसरी जो बिंबिसार की पत्नी थी वह कौन सी? मद्र क्षेत्र। मद्र क्षेत्र शायद पंजाब में पड़ता है। ठीक, पंजाब। मद्र क्षेत्र की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा को खेमा भी कहते हैं, खेमा शे। ठीक, लिखिए, क्षेमा ने राजा प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म की शिक्षा, प्रसेनजीत कौशल का राजा था। ठीक, क्षेमा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है, और यह भी ज्ञान में आगे निकल जाती है कि यह भी शिक्षा दे सकती है। ठीक, क्षेमा के लिए जरा एक लाइन लिखिए, क्षेमा या खेमा। क्षेमा ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी। ठीक, बिंबिसार बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक
था और इसने निजी चिकित्सक इसने अपने निजी चिकित्सक जीवक को बुद्ध तथा बौद्ध संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। बिम्बिसार ने बौद्धों को निवास हेतु यहाँ लिख देती हूँ। बिम्बिसार ने बौद्धों को निवास हेतु वेलुवन, ये कहाँ है? वेलुवन राजगृह को दान में दिया था। साथ में बिम्बिसार ने बौद्धों को तर्पण्य कर से मुक्त किया था। ये तर्पण क्या है? तर्पण को समझेंगे। यह नदी पार करने पर लगने वाला कर था। ठीक, जो बौद्धों के लिए बिम्बिसार ने मुक्त कर दिया कि ये जब नदी पार करेंगे तो इनके ऊपर कोई भी कर नहीं लगेगा। नदी, तर्पण क्या है? नदी पार करने वाला कर। ठीक, ये है नदी पार करने वाला कर, तर्पण। नदी पार करने पर लगने वाला। ठीक, करने पर लगने वाला कर है। बिम्बिसार ने गांधार के राजा पुष्कर सारीन बिम्बिसार ने गांधार के राजा पुष्कर सारीन तथा अवंती के राजा चंड प्रद्योत का भी बिम्बिसार गांधार के राजा पुष्कर सारीन तथा अवंती के राजा चंड प्रद्योत का भी मित्र था। नेह नहीं रहेगा में।
यानी कि बिंबिसार ने दोनों से ये जो है कूटनीतिक संबंध अपनाए थे, एक राजनीतिक मित्रता थी इन लोगों के साथ। अवंती के राजा, इसको हटाते हैं और स्क्रीनशॉट खींचिए, बस 2-4 लाइन और है, उसके बाद खत्म। ये अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के, लिखिए, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पांडुरोग मतलब पीलिया, ठीक, पीलिया से ये इधर से रहेगा भाई, पीलिया से बीमार पड़ने पर बिंबिसार ने चिकित्सक जीवक को, ये इनका चिकित्सक जीवक को इलाज करने के लिए भेजा था। बिंबिसार के साम्राज्य में या राज्य में 80,000 गांव थे, 80,000 गांव थे। इसी के समय मगध के प्रसिद्ध वास्तुकार, इसी के समय यानी यहाँ लिख देती हूँ, इसी के समय मतलब बिंबिसार, इसी के समय मगध के प्रसिद्ध वास्तुकार, महागोविंद इसी ब्रैकेट में लिखिए चंपा, ठीक, चंपा के रहने वाले महागोविंद के निर्देशन में राजगृह में ही दूसरी राजधानी का निर्माण हुआ। दूसरी राजधानी यानी नई राजधानी, ये नई राजधानी की बात कर रहा है, ठीक, नई राजधानी 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या करके
स्वयं राजा बना। स्वयं राजा बन गया। ये बिंबिसार की बातें अब खत्म हुई। ठीक, स्क्रीनशॉट खींचिए। ठीक, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत एक बार बीमार हो गए थे, उनको पीलिया हो गया था। ठीक, तो बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को इलाज करने के लिए भेजा था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और बिंबिसार के साम्राज्य में कितने गांव थे? 80,000 गांव थे। और मगध के बिंबिसार के समय ही मगध के वास्तुकार महागोविंद, हा है ध मत समझिएगा, महागोविंद चंपा के रहने वाले थे। इनके निर्देशन में राजगृह में ही दूसरी राजधानी निर्माण हुआ था, मतलब नई राजधानी। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी, स्वयं राजा बन गया। अब आपका ये खत्म हुआ बिंबिसार। अब हम अजातशत्रु और उदयन पर चर्चा करेंगे कल। ठीक, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।